टॉप स्पीड एडवांस मान ज्ञान एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट 7। गुप्त साम्राज्य। श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में हुआ था। गुप्त साम्राज्य की स्थापना कौशाम्बी में हुई थी। श्रीगुप्त का शासनकाल 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक था। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त ने मगध के मृगशिखावन में एक बृहद मंदिर का निर्माण करवाया था। उसने मंदिर के खर्चों के लिए 24 गांव दान दिया था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र घटोत्कच हुआ। घटोत्कच का शासनकाल 280 से 319 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का महान सम्राट था। उसने 335 ईस्वी तक शासन किया। कुषाणों व सत्रपों के शासन में तंग पीड़ित होकर जनता ने चंद्रगुप्त प्रथम के नेतृत्व में विद्रोह कर विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंका। गुप्त वंश के शासक श्रीगुप्त 240 से 280 तक रहे। फिर घटोत्कच 280 से 319 तक रहा। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 तक रहा। समुद्रगुप्त 335 से 380 तक रहा। रामगुप्त 380 ईस्वी में ही रहा और फिर खत्म हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 ईस्वी तक शासन किया। कुमारगुप्त प्रथम 413 से 455 ईस्वी तक शासन किया। फिर स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी तक शासन किया। फिर पुरुगुप्त 467 से 473 ईस्वी तक शासन किया। कुमारगुप्त द्वितीय 473 से 476 ईस्वी तक शासन किया। फिर बुद्धगुप्त 470 से 495 ईस्वी तक शासन किया। बैनगुप्त 495 से 507 ईस्वी तक शासन किया। फिर भानुगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, कुमारगुप्त तृतीय, विष्णुगुप्त जो 540 से 550 ईस्वी तक शासन किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से शादी की। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्य पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में प्रयाग तक और दक्षिण में मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त उसका उत्तराधिकारी बना। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। उसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को युद्ध में पराजित किया। समुद्रगुप्त एक महान योद्धा और पराक्रमी सम्राट था। उसकी अभूतपूर्व विजयों के कारण ही उसे भारतीय इतिहासकारों ने भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया। हरिशन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। उसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की, जिससे समुद्रगुप्त के राज्यारोहण, विजयों, साम्राज्य विस्तार आदि के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त ने 360 ईस्वी में अश्वमेध यज्ञ कर प्रायः संपूर्ण भारत को विजित कर अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक समुद्रगुप्त ने 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक सफलतापूर्वक शासन किया। समुद्रगुप्त द्वारा जारी किए गए मुद्राओं यानी सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते दिखाए जाने से उसके संगीत प्रेमी होने की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त ने महाराजा धीराज और विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। उसे कविराज की भी उपाधि कविराज से भी नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त हिंदू धर्म मानने वाला विष्णु का उपासक था। अन्य धर्मों के प्रति उसमें सहिष्णुता की भावना थी। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका सबसे बड़ा बेटा रामगुप्त मगध के सिंहासन पर बैठा। रामगुप्त अत्यंत कमजोर गुप्त वंशीय शासक सिद्ध हुआ। उसने अपनी पत्नी ध्रुवा देवी को शक राज रुद्र सिंह तृतीय को भेंट कर दिया था।
चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर दी और 380 ईस्वी में मगध के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी ख्याति मिली। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को खदेड़ कर शक राज्य का अंत कर दिया और बाल्टिक प्रदेश तक विजय प्राप्त कर लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में गुप्त साम्राज्य ने अपना चरमोत्कर्ष देखा। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय कला, साहित्य व संस्कृत का रसिक व महान संरक्षक था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न इस प्रकार थे: महाकवि कालिदास, भरूची, बारहमिहिर, घटकपर, बेताल भट्ट, शंकु, धन्वंतरी, छपनक और अमर सिंह। धन्वंतरी एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पाटलिपुत्र को अपनी प्रथम राजधानी और उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त द्वितीय की महारानी थी। शकों पर विजय पताका फहराने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त 413 से 455 ईस्वी तक शासन किया। कुमारगुप्त प्रथम एक अन्य नाम महेंद्रादित्य था। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमारगुप्त कार्तिकेय का उपासक था। वह अन्य धर्मों के प्रति आदर का भाव रखता था। कुमारगुप्त प्रथम का शासन संबंधित कुमारगुप्त प्रथम का शासन शांति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक रहा। स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर हुनों ने आक्रमण किया था। स्कंदगुप्त ने परमदत्त को सौराष्ट्र का राज्यपाल यानी गवर्नर बनाया। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। गुप्त काल की राजकीय भाषा प्राकृत थी। गुप्त वंश का अंतिम प्रमुख शासक भानुगुप्त था। भानुगुप्त के बाद के गुप्त वंशीय शासक अक्षम और अयोग्य साबित हुए। इससे विदेशी आक्रमणकारियों को बल मिला। कई अस्थायी प्रांत भी स्वतंत्र होते गए और कालांतर में गुप्त वंश का पतन हो गया। गुप्त काल में ग्राम प्रशासन ही सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा के मुखिया को ग्रामी कहा जाता था। ग्राम सभा के अन्य सदस्यों को महांतर कहा जाता था। ग्राम समूहों की छोटी इकाई मेरपेट कहलाती थी। गुप्त साम्राज्य में सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। देश का शासक गोप्ता कहलाता था। गुप्त साम्राज्य की दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति यानी प्रांत थी, जिसका प्रमुख उपारिक कहलाता था। भुक्ति के नीचे की प्रशासनिक इकाई विषय कहलाती थी, जिसका प्रमुख विषयपति कहलाता था। गुप्त साम्राज्य प्रांतों, विषयों तथा ग्रामों में विभक्त था। गुप्त काल में साधारण पुलिस कर्मचारी चाट और भाट कहलाते थे, जबकि पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी को दंडपाशी कहा जाता था। दुराचारी रोकने वाले अधिकारी कुलपुत्र कहलाते थे। फांसी दिए जाने वाले स्थान को बाज-स्थान कहा जाता था। कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधित अधिकारियों के विषय में जानकारी मिलती है। गुप्त काल में राजस्व का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। गुप्त काल में 16% से 25% तक भू राजस्व वसूला जाता था। यह था कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 तक। गुप्त काल में जो व्यक्ति जंगल की भूमि को कृषि योग्य बनाता था, वही उस भूमि का मालिक कहलाता था। भूमि की सिंचाई करने के लिए रहट अथवा घंटी यंत्र का उपयोग होता था। गुप्त काल में श्रेणी का प्रथम और ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। गुप्त काल में सैन्य विभाग सर्वाधिक प्रमुख विभाग था। सेना का
मुख्य अधिकारी संधि विग्राहिका कहलाता था। इसे युद्ध करने के साथ साथ संधि करने का अधिकार था। सेना के कार्यकाल को बलाधिकरण कहा जाता था। सेना के कार्यकाल को बलाधिकरण कहा जाता था। गुप्त काल में सैन्य अधिकारी से महासेनापति या महादंड नायक बलाधिकृत सैनिकों की नियुक्ति करने वाला, रण भांडागारिक यानी सैनिक सामानों का अधिकारी और भटास्वपति पैदल एवं घुड़सवारों का अध्यक्ष आदि था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर गुप्त काल में भूमि के प्रकार: क्षेत्र भूमि, कृषि योग्य भूमि, वास्तु भूमि, निवास योग्य भूमि, चारागाह भूमि, पशु चराने योग्य भूमि, खिल भूमि ना जोतने वाली भूमि और अपहृत भूमि। अपहृत भूमि जंगली भूमि को अपहृत भूमि कहा जाता था। गुप्त कालीन प्रसिद्ध मंदिर: विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर तिगवा में है, जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर के तिगवा में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ है, उत्तर प्रदेश के झांसी के देवगढ़ नामक स्थान पर है। शिव मंदिर भूमरा में है, मध्य प्रदेश नागौर जिला के भूमरा स्थान पर है। शिव मंदिर मध्य प्रदेश के नागोदा जिला के खोह स्थान पर है। पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश के नायना कुठार में स्थित है। लक्ष्मण मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है और भीतरी गांव में स्थित है। गुप्त काल में न्याय व्यवस्था श्रेष्ठ थी। न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। सम्राट का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता था। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। अभिलेखों में इनके स्वर्ण मुद्राएं को दिनार कहा गया। स्कंदगुप्त ने 6 प्रकार के स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इनमें गरुड़ मुद्रा सर्वाधिक लोकप्रिय थी। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा जारी सिक्कों पर चंद्रगुप्त एवं उसकी पत्नी कुमार देवी के चित्र थे, तो दूसरी ओर सिंह पर आसीन दुर्गा का चित्र था। समुद्रगुप्त के अश्व व्याघ्र प्रकार के सिक्के उस काल के मुद्रा कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। गुप्त काल में समाज इन 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणों को गुप्त काल में सर्वाधिक उच्च बलिक विशेष स्थान मिला हुआ था। उन्हें कर देने से मुक्त रखा गया था। याज्ञवल्क्य स्मृति में कयाथियों का सर्वप्रथम वर्णन हुआ है। ओशनम स्मृति में जाति के रूप में कैथियों का वर्णन सर्वप्रथम हुआ है। विंध्य जंगल में सवर जाति के लोग द्वारा अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाने का उल्लेख हुआ है। गुप्त काल में प्रजा प्रथा मात्र उच्च वर्ग की स्त्रियों के मध्य था। गुप्त काल में सती प्रथा का भी प्रचलन था। 510 ईस्वी में भानुगुप्त के ऐरन अभिलेख से पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण प्राप्त होता है। इससे भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का वर्णन मिलता है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं गणिका कहलाती थी और वृद्ध वेश्याएं कुटनी कहलाती थी। गुप्तकालीन प्रमुख अधिकारी नगर श्रेष्ठी नगर का प्रधान सेठ। सार्तबा व्यापारिक समितियों के मुखिया। पुस्तपाल राजकीय कागज पत्रों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी। प्रथम कुलिक प्रधान शिल्पी। प्रथम कायस्थ यानी प्रधान लिपिक। गुप्त काल में सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने वैष्णव धर्म को राजधर्म बनाया। गुप्त का राज्य चीन विष्णु के वाहन गरुड़ था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ यानी झांसी का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर है। दशावतार मंदिर में गुप्त कालीन विष्णु की प्रसिद्ध मूर्ति विराजमान है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने शूद्र के नमः शब्द का प्रयोग करके 5 महायज्ञ करने की अनुमति प्रदान की थी। स्रोत है याज्ञवल्क्य स्मृति। गुप्त काल के कलाकारों ने ही सर्वप्रथम शिव के अर्धनारीश्वर रूप की कल्पना और रचना की थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया कहा गया। गुप्त काल में स्थापत्य
कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। सारनाथ वाराणसी में बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति और सुल्तानगंज में बुद्ध के तांबे की मूर्ति है। गुप्त काल की अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। अजंता की गुफा संख्या 17 को चित्रालय या चित्रशाला कहा गया। अजंता में निर्मित 29 गुफाओं में मात्र 6 गुफाएं ही शेष रह गए हैं। उनमें से गुफा संख्या 16 और 17 गुप्त काल की है। गुफा संख्या 16 गुप्त कालीन में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र उत्कृष्ट कला का नमूना है। गुप्त काल में ही निर्मित अन्य गुफा वस्तुतः बाघ की गुफा है। यह गुफा ग्वालियर के नजदीक बाघ धार जिला मध्य प्रदेश के धार जिला नामक स्थान पर विंध्य पर्वत के को काटकर बनाई गई थी। गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया। शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम संस्कृत साहित्य के सर्वाधिक रोचक नाटकों में से है और अत्यंत प्रसिद्ध है। संस्कृत भाषा में विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र 20 प्रसिद्ध ग्रंथ है। पंचतंत्र को 5 भागों में बांटा गया है। एक मित्रभेद, दूसरा मित्रलाप, तीसरा संधि विग्रह, चौथा लब्ध प्राणास और पांचवा अप्रिछाकारित्व। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। वे आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। गुप्त काल के आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ थे। उन्होंने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे। आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम दशमलव प्रणाली का विकास किया। आर्यभट्ट ने गणित विषय को खगोल विज्ञान से अलग किया था। भारत में अनुसिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम गुप्त काल में ही हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वान थे: बारामिहिर, आर्यभट्ट, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त आदि। ब्रह्मगुप्त महान वैज्ञानिक न्यूटन का पूर्वगामी था। ब्रह्मगुप्त ने ही सबसे पहले कल्पना की थी कि प्रकृति एक नियम के अनुसार सभी वस्तुओं को पृथ्वी पर गिरती है और ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेती है। बारामिहिर गुप्त काल के ही प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। बारामिहिर ने बृहत सिद्धांत और पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथों की रचना की थी। ब्रह्मगुप्त जो प्रसिद्ध गणितज्ञ था, उसने ब्रह्म सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की थी। प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदय एवं नवनीतकम की रचना गुप्त काल में की थी। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना भी गुप्त काल में ही हुई थी, जिसमें ऐतिहासिक परंपराओं का वर्णन है। राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा पर आधारित कालिदास रचित अमरकीर्ति अभिज्ञान शकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ, जबकि ऐसा दूसरी रचना भगवत गीता है। गुप्त काल में ही नारद, कात्यायन और बृहस्पति स्मृतियों की रचना हुई। धर्मशास्त्र की रचना भी गुप्त काल में हुई थी। मंदिर बनाने की कला का विकास भी गुप्त काल में ही हुआ था। दशमलव तथा भिन्न का अवशेष भी गुप्त काल में ही हुआ था। गुप्त काल में ही लाट, प्रधून, उज्जैन एवं बारामिहिर ने आर्यभट्ट कार्य को चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया। गुप्त काल में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति हुई। बौद्ध साहित्य दीपवंश एवं महावंश की रचना भी गुप्त काल में हुई। काशी, मथुरा, पाटलिपुत्र, कांची, वल्लभी, पद्मावती, उज्जैनी, नासिक आदि गुप्त काल के प्रमुख शैक्षिक केंद्र था। वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना गुप्त काल में ही की थी। ईश्वर कृष्ण ने गुप्त काल में ही सांख्यकारिका की रचना की थी।
संस्कृत साहित्य में कालिदास ने कुमार संभव, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम तथा मालविकाग्निमित्रम की रचना भी गुप्त काल में ही की थी, जिसने संस्कृत साहित्य को अत्यंत ऊंचाई प्रदान की। गुप्त काल को सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्तकालीन अभिलेख उनके प्रवर्तक और प्रमुख अभिलेख। स्कंदगुप्त का अभिलेख है ऐरन प्रस्ती, नालंदा शासन लेख, गया ताम्र शासन लेख, प्रयाग प्रस्ती। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा अभिलेख तैयार करवाया गया मथुरा स्तंभ लेख, महरौली प्रस्ती, उदयगिरी का प्रथम एवं द्वितीय गुहालेख, गढ़वा का प्रथम शिलालेख, साँची शिलालेख। कुमारगुप्त प्रथम धन देह ताम्र लेख, कर्म दंडा लिंग लेख, लुमेन शिलालेख, मंदसौर शिलालेख, मानकुमर बुद्ध मूर्ति लेख, गढ़वा का द्वितीय शिलालेख, गढ़वा का तृतीय शिलालेख, उदयगिरी का तृतीय गुहालेख, कुलाई कुरी ताम्र लेख, दामोदरपुर का प्रथम एवं द्वितीय ताम्र लेख, बेगराम ताम्र लेख। स्कंदगुप्त जूनागढ़ प्रस्ती, इंदौर ताम्र लेख, भीतरी स्तंभ लेख, कहवा स्तंभ लेख और सुपिया स्तंभ लेख। कुमारगुप्त द्वितीय सारनाथ बुद्ध मूर्ति लेख, भानुगुप्त ऐरन स्तंभ लेख, विष्णुगुप्त का है पंचम दामोदरपुर ताम्र लेख और बैनगुप्त का अभिलेख है गुइनधर यानी टिपरा ताम्र लेख और पुरुगुप्त का अभिलेख है बिहार स्तंभ लेख। बुद्धगुप्त का शिलालेख है दामोदरपुर ताम्र लेख, सारनाथ बुद्ध मूर्ति लेख, पहाड़पुर ताम्र लेख, राजघाट वाराणसी स्तंभ लेख, ऐरन स्तंभ लेख, नंदपुर ताम्र लेख, चतुर्थ दामोदरपुर ताम्र लेख। होन जाति के लोग बर्बर स्वभाव के थे। होन जाति मध्य एशिया की जाति थी। होनों ने गुप्त काल के शासन के दौरान भारत पर आक्रमण किया था। मिहिर कुल तथा तोरमान हुन जाति के प्रमुख बर्बर आक्रमण करता थे। होनों ने अपने बारंबार के आक्रमणों से गुप्त काल की शक्ति को छीन कर दिया, जिससे कई छोटे स्वतंत्र राज्य उदयमान हुए। हुन आक्रमण 5वीं शताब्दी के अंत तक खत्म हो गया। तो बहुत से हुन लोग जो भारत में ही बस गए, उनमें से कई लोग हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया। भारत में हुनों के वंशज आज भी भारत के राजपूत जाति और गुर्जर जातियों में पाए जाते हैं। बाकाटक वंश ब्राह्मण वंशीय बिंद शक्ति ने बाकाटक वंश की स्थापना की थी। बिंद शक्ति शासक बनने से पूर्व बरार का सामंत था। बिंद शक्ति का शासनकाल 255 से 275 ईस्वी तक था। प्रवरसेन बिंद शक्ति का उत्तराधिकारी बना। उसका शासन काल 275 से 235 ईस्वी तक था। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। उसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। प्रवरसेन के उत्तराधिकारी रुद्रसेन प्रथम 335 से 365 ईस्वी तक शासन किया। रुद्रसेन प्रथम के उत्तराधिकारी उसके पुत्र पृथ्वीसेन ने 360 से 385 ईस्वी तक शासन किया। पृथ्वीसेन को प्रयाग प्रस्ती में कुंतलेंद्र कहा गया। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंशीय शासक ने बाकाटक वंश से वैवाहिक संबंध बनाया था। उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह पृथ्वीसेन प्रथम के पुत्र रुद्रसेन द्वारा किया था। रुद्रसेन द्वितीय ने 385 से 390 ईस्वी तक शासन चलाया। उसने पहले शैव धर्म स्वीकार किया था, पर बाद में वह वैष्णव धर्म का उपासक बन गया था। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी प्रभावती ने अपने पुत्र को संरक्षिका के तौर पर 410 ईस्वी तक शासन के कार्यभार संभाला था। बाकाटक वंश के अन्य प्रमुख शासक थे प्रवरसेन द्वितीय 410 से 440 तक,
नरेंद्र सेन 440 से 460 ईस्वी तक, पृथ्वी सेन द्वितीय 460 से 480 ईस्वी तक। पर्वत सेन ने महाराष्ट्रीय प्राकृत भाषा में सेतुबंध नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। वाकाटक वंश का अंतिम शासक पृथ्वी सेन द्वितीय था। पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश गुप्त वंश के पतन के पश्चात जिन नए राजवंशों का भारत में उदय हुआ उनमें से प्रमुख मैत्रेय वंश, मौखरी वंश, पुष्पभूति वंश, गौड़ वंश और परवर्ती गुप्त राजवंश। पुष्पभूति वंश। पुष्पभूति वंश के शासकों ने गुप्त वंश के पतनोपरांत सर्वाधिक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्पभूति वर्धन वंश अथवा पुष्पभूति वंश का संस्थापक था। उसकी राजधानी थानेश्वर यानी कुरुक्षेत्र के निकट थे। थानेश्वर वर्तमान में हरियाणा प्रांत के करनाल जिला में स्थित थानेसर नाम से जाना जाता है। पुष्पभूति ने हून एवं मगध राज्य के मध्य में नवीन रूप से थानेश्वर नामक स्थान को बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया था। वर्धन वंश का चौथा शासक प्रभाकर वर्धन था, जो इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसे परम भट्टारक और महाराजा धीराज नामक सम्मानजनक उपाधियां धारण की थी। प्रभाकर वर्धन सूर्य देवता का उपासक था। उसकी पत्नी का नाम यशोमती था, जिससे उसे 2 पुत्र हुए, राजवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री थे राज्यश्री। प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री की शादी कन्नौज के मौखरी राजा ग्रह बर्मन के साथ की थी। हर्षचरित्र में बाणभट्ट ने प्रभाकर वर्धन का अन्य नाम प्रतापशील बताया है। प्रभाकर वर्धन की मां मगध के गुप्त सम्राट दामोदर गुप्त की राजकुमारी थी। प्रभाकर वर्धन के जीवन की आखिरी दिन में हुनों ने सीमांत पर हमला बोल दिया था। हुनों का दमन करने के लिए उसने अपने बड़े बेटे राजवर्धन को भेजा। इसी दौरान प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। मालवा का शासक देवगुप्त ने मौखरी राजा ग्रह बर्मन की इस बीच हत्या कर प्रभाकर वर्धन की बेटी और ग्रह बर्मन की पत्नी राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। राजवर्धन अपने पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। उसने अपने बहनोई ग्रह बर्मा के हत्यारे मालवा राजा देवगुप्त को मार डाला। इसके जवाब में देवगुप्त के दोस्त गौड़ शशांक ने धोखे से राजवर्धन की हत्या कर दी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। उसने बोध गया स्थित बौद्धि भिक्ष कटवाकर अपयश बटोरा था। हर्षवर्धन राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में उसका छोटा भाई हर्षवर्धन 16 वर्ष की अवस्था में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन को शिलादित्य नाम से भी प्रसिद्धि मिली। हर्षवर्धन ने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित कर अपने भाई की मौत का बदला लिया। उसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्ष एक वीर और दानप्रिय सम्राट था, जिसमें अशोक महान की जैसी ही सहिष्णुता और समुद्रगुप्त जैसी महान वीरता के गुण मौजूद थे। हर्ष साम्राज्य विस्तारवादी था। उसने पंजाब, कयान, कोब्ज, बंगाल, मिथिला और उड़ीसा यानी पंच प्रदेश पर विजय प्राप्त की थी। हर्ष और बदामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर 630 ईस्वी में युद्ध हुआ था, जिसमें हर्ष को पराजित का मुख देखना पड़ा। स्रोत ऐहोल प्रस्ती 634 ईस्वी। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ह्वेनसांग की यात्रियों में राजकुमार, नीति में पंडित और वर्तमान शाक्यमुनि कहा गया। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करने के उद्देश्य से भारत यात्रा पर आया था। वह 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक भारत में रहा।
641 ईस्वी में हर्षवर्धन ने चीन देश में अपना दूत भेजा। बदले में 643 ईस्वी से और 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत हर्षवर्धन के दरबार में आए। हर्षवर्धन के समय में नालंदा विश्वविद्यालय भारत ही नहीं पूरे विश्व का गौरव था। उसने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष जबरदस्ती हासिल किया था। हर्षवर्धन एक महान साहित्यकार भी था। वह अत्यंत लोकप्रिय शासक था जो प्रतिदिन 500 ब्राह्मणों और 1000 बौद्ध भिक्षुओं को भोजन कराता था। हर्षवर्धन की प्रसिद्ध रचना रत्नावली, प्रियदर्शी का नागानंद, रत्नावली प्रियदर्शी का नागानंद ये हर्षवर्धन का प्रसिद्ध रचना है। हर्ष महान दानी था। वह अपनी सारी संपत्ति प्रत्येक 4 वर्ष में प्रयाग जाकर दान दे आता था। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम प्रभावशाली हिंदू शासक माना जाता है। हर्षवर्धन के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के उपासक थे। हर्ष भी शुरू में शिव भक्त थे। बाद में चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग से मिलने के बाद वह बौद्ध धर्म से प्रभावित हो महायान शाखा का अनुयायी बन गया। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्य श्रेय प्रदान किया और पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्षचरित के अनुसार हर्ष का मंत्री परिषद भांडी प्रधान सचिव होता था। अवंती युद्ध व शांति का मंत्री होता था। सिंहनाद प्रधान सेनापति होता था। स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख होता था और कुंतल अश्वसेना का सेनापति था। फिर भांडी प्रधान सचिव था। अवंती युद्ध व शांति का मंत्री था। सिंहनाद प्रधान सेनापति था। स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख था और कुंतल अश्वसेना का सेनापति था। ये हर्षचरित के मंत्री परिषद का आदमी था। नालंदा महाविहार महायान हर्षवर्धन के काल में बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रधान केंद्र था। हर्षवर्धन के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान राजकविवान मतंग दिवाकर मित्र तथा मयूर थे। बान ने हर्ष को केंद्र में रखकर हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी थी। हर्ष के शासन काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था। भूमि कर उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। हर्ष के समय में शिव, सूर्य, विष्णु, दुर्गा आदि देवी देवताओं की उपासना व्यापक रूप से की जाती थी। हर्ष के शासन काल में प्रयाग में प्रत्येक 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। 6ठे समारोह में ह्वेन-त्सांग भी शामिल हुआ था। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार स्वरूप धन राशि लेकर उसके नाम से प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक संस्कृत नाट्य ग्रंथों की रचना की थी। हर्ष के अधीनस्थ शासकों को महाराज अथवा महासामंत कहा जाता था। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। हर्ष का साम्राज्य भुक्ति प्रांत, जिला विषयों, तहसील को पथक, ग्राम को ग्रामों में विभक्त था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। प्रत्येक भुक्ति का शासक राज्य, स्थानीय, उपरिक या राष्ट्रीय कहलाता था। प्रांतीय शासक को लोकपाल भी कहा जाता था। ग्राम शासन का प्रधान ग्राम छपटलिक कहलाता था। हर साम्राज्य में भुक्ति का विभाजन जिलों में होता था। जिला को विषय कहते थे जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पथक यानी तहसील होते थे। हर्ष के काल में मथुरा सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष के समय तुला यंत्र यानी आधुनिक जल पंप का प्रयोग होता था। हर्षवर्धन के प्रधानमंत्री का नाम अवंती था और महासेनापति का नाम सिंहनाद था। पुलिस कर्मी चाट और भाट कहलाते थे। पुलिस विभाग के अधिकारी दंडपाशिक तथा दंडिक कहलाते थे। हर्ष के समय अश्व सेना के अधिकारी विदेश्वर कहलाते थे। पैदल सेना के अधिकारी को बलाधिकृत अथवा महाबलाधिकृत कहलाते थे।
भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहे जाने वाले हर्षवर्धन में हिंदू धर्म के प्रति कट्टरता बिल्कुल नहीं थी। वह सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता था।